हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अगला चैप्टर 9। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वैसे भी अब हमारा ये नया चैप्टर है तो आप सभी को बड़े ध्यान से ये चैप्टर समझना है। चैप्टर 9 जिसका नाम है हमारा आय, रोजगार व उत्पादन की संतुलन स्तर का निर्धारण। तो विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 8 में भी हमने पढ़ा है कि समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है। समग्र यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था की, समस्त अर्थव्यवस्था की मांग क्या है और समस्त अर्थव्यवस्था की पूर्ति क्या है। तो समष्टि में मैक्रो के अंदर इन आय का, रोजगार का और उत्पादन का संतुलन स्तर का निर्धारण कहाँ होगा। तो हमने राष्ट्रीय आय रेखांकन में भी, जो मैक्रो के हमारे पहले चैप्टर थे राष्ट्रीय आय से संबंधित, वहां पर भी हमने पढ़ा और पीछे भी हमने पढ़ा कि केंज के अनुसार भी समष्टि अर्थव्यवस्था में मैक्रो के अंदर जो एक पूरी राष्ट्र की जो आय होती है और पूरे राष्ट्र के अंदर जो उत्पादन होता है और जितने लोगों को जो रोजगार प्राप्त होता है, ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में जितना उत्पादन किया जाएगा, जितनी वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, उतनी ही मात्रा में लोगों की आय भी बढ़ेगी, उतने ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार जितना होगा समष्टि में, उसी के बराबर उतने ही मूल्य वृद्धि या उत्पादन होगी और उतनी ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से एक बात तो हम समझ सकते हैं कि आय का, रोजगार का और उत्पादन का संतुलन जहां पर भी होगा, उस संतुलन के स्तर पर भी आय, रोजगार और उत्पादन ये एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि संतुलन स्तर पर, संतुलन जहां पर भी आय का संतुलन होगा, वहां पर रोजगार का भी संतुलन होगा, वहां पर उत्पादन का भी संतुलन होगा। तो ये आप लोगों को समझ लेना है कि समष्टि के अंदर, मैक्रो के अंदर, पूरी समस्त अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी आय का सृजन होता है, उसी के बराबर उत्पादन में वृद्धि होती है, उसी के बराबर लोगों के रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो जहां पर इनका संतुलन होगा, वहां पर तीनों का संतुलन होगा। तो ये तो ही मैक्रो की बात। दूसरी बात, हमने पिछले ही चैप्टर 8 के जो अध्याय था उसी में हमने पढ़ा था कि संतुलन कहां पर होता है, जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो। समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो। ये है हमारी समग्र पूर्ति, एएस एग्रीगेट सप्लाई, और ये है हमारी समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड। तो संतुलन कहाँ होगा? मैक्रो में आय, रोजगार और उत्पादन का संतुलन कहाँ होगा? जहां एएस किसके बराबर हो? एडी के बराबर हो। जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया कि समग्र पूर्ति क्या होती है, कि एक अर्थव्यवस्था में, एक लेखा वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया, जितनी मूल्य वृद्धि हुई, वो क्या है? पूर्ति है। कि भाई पूरे एक वर्ष के अंदर कितनी वस्तुओं का, कितनी सेवाओं की का उत्पादन हुआ, ठीक है, वो क्या है? पूर्ति है। और एक लेखा वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की गई, ये भी हमने पढ़ा कि मांग कितनी की गई, वो क्या है? उसकी समग्र मांग। हमने ये भी पढ़ा कि जो एएस है उसे हम किससे नोट करते हैं? सी प्लस एस, सेविंग से। ये भी हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। ये हमारा उपभोग होता है, ये हमारी बचत होती है। और एडी किसके बराबर होती है? हमारी सी प्लस आई के बराबर। यानी कि एक लेखा वर्ष में कितना हमने उपभोग के ऊपर, जो उपभोग की जो प्राप्ति हुई, कितनी हमने बचत कर ली, और कितना ये दो। अब ये तो हम देख सकते हैं कि ये जो सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों में कॉमन फैक्टर है, साझा है। तो इसका मतलब ये सी और ये सी तो बराबर है। तो इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं हम कि एस और आई बराबर होने चाहिए। जब ये एस और आई भी अगर बराबर हैं तो अपने आप एएस और एडी के बराबर होगी। छोटी सी बात समझने की है। हमने पढ़ा समग्र पूर्ति क्या होती है, समग्र मांग क्या होती है, इसकी परिभाषा अच्छे से हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ लिया था कि एएस किसके बराबर होती है? सी प्लस एस, उपभोग और बचत के बराबर होती है। और एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? उपभोग और निवेश के बराबर। उपभोग के ऊपर कितना खर्च किया, निवेश के ऊपर कितना खर्च किया, वो क्या है? हमारा उपभोग व्यय और निवेश व्यय, जो किसके बराबर होता है? समग्र मांग के बराबर। ऐसे ही समग्र पूर्ति, कितना हमें उपभोग के लिए प्राप्ति हुई वस्तुओं सेवाओं की और कितने की हमने बचत कर ली, तो इन दोनों का जोड़ क्या होता है? वो हमारा एएस। तो ये आसान सी बात है, सी प्लस एस और सी प्लस आई, ये एएस है, ये एडी है। इस एएस के अंदर सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो एक दूसरे के बराबर ही है। ये दोनों बराबर कब होंगी? जब ये सेविंग और जब ये निवेश भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो।
तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगी कि क्योंकि एक तो हमारा हो गया बचत और निवेश जहां बराबर हो वहां संतुलन होगा। दूसरी बात कौन सी हो गई हमारी कि एएस और एडी समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहां बराबर हो वहां संतुलन होगा। तो संतुलन के लिए हम दो बातें लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। संतुलन कहाँ होगा? जहां समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर हो वहां, या हम ये भी कह सकते हैं जहां बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर हो वहां। तो संतुलन आय का, रोजगार का और उत्पादन का संतुलन कहां कहां पर हो सकता है? जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो, ये वाला। इसे जो है इसको हम कहते हैं परंपरावादी दृष्टिकोण। विद्यार्थियों आप लोगों को समझना है, बात एक ही है कि चाहे हम ये कह लें कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो वो, या हम ये कह लें बचत और निवेश जहां बराबर हो वो। तो जो बचत और निवेश का ये है, इसे हम क्या कहते हैं? बचत दृष्टिकोण या केंजियन दृष्टिकोण। केंजियन दृष्टिकोण। और जो ऊपर वाला समग्र मांग और समग्र पूर्ति का है वो है हमारा परंपरावादी दृष्टिकोण। अच्छे से समझना है आप लोगों को। एएस एडी के बराबर समग्र मांग समग्र पूर्ति के जहां बराबर होगी उसे हम आय रोजगार और उत्पादन का संतुलन कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं जहां बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी वहां पर आय रोजगार और उत्पादन का संतुलन होगा। लेकिन जब हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात करते हैं तो उसे हम परंपरावादी या क्लासिकल्स भी कह देते हैं। ये क्लासिकल की विचारधारा है, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की विचारधारा है। और जो केंज है हमारे नए अर्थशास्त्री, उनके अनुसार संतुलन कहाँ होता है? जहां बचत और निवेश बराबर होती हैं वहां संतुलन होता है। तो यहाँ आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि संतुलन से संबंधित भी हमारे दो नजरिए हैं, दो विचारधाराएं हैं। एक को कहते हैं हम परंपरावादी या क्लासिकल विचारधारा और एक को कहते हैं हम केंजियन विचारधारा। जो केंज की विचारधारा है उसके अंदर उसका दृष्टिकोण क्या होता है कि वो अल्पकालीन मानता है कि अल्पकाल के अंदर जो है तकनीक तो होगी स्थिर। ये हमने पीछे भी पढ़ लिया है, जो टेक्निक होती है वो अल्पकाल के अंदर स्थिर होती है और केवल हम रोजगार को बढ़ाकर, जब रोजगार बढ़ेगा तो रोजगार से उत्पादन बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी, तो रोजगार को घटा बढ़ाकर हम अपने उत्पादन में आय में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन केंज क्या कहता है? केंज का दृष्टिकोण अल्पकालीन है और केंज दीर्घकाल को नहीं मानता, क्योंकि दीर्घकाल को क्या कहता है कि दीर्घकाल के अंदर तो हम सब लॉन्ग रन में हमें अपना ही नहीं पता, हम भी मर सकते हैं, तो लॉन्ग रन की वो बात नहीं करता। जो ये आप लोगों की याद करने की बात है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि केंज के जितने भी हमारी थ्योरीज मिलेंगी, केंज का जितने भी अर्थशास्त्र के अंदर जो भी उनके सिद्धांत मिलेंगे वो सब अल्पकालीन है। केंज की विचारधारा कैसी है? अल्पकालीन। और अल्पकाल के अंदर टेक्निक क्या होगी? टेक्निक को वो स्थिर मानता है कि अल्पकाल की समय अवधि के उसके अंदर हम तकनीक में चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? रोजगार को घटा बढ़ाकर आय उत्पादन के अंदर कमी या वृद्धि कर सकते हैं। तो ये तो हुई दो विचारधारा, परंपरावादी विचारधारा और केंजियन विचारधारा। अब हम एक एक करके इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम परंपरावादी विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों हम परंपरावादी विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं कि परंपरावादी क्या कहते हैं? संतुलन कहाँ होगा? संतुलन वहां होगा जहां ASAD के बराबर हो, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो। तो ये जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं इनकी हमें कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है? परंपरावादियों का मानना क्या है कि अर्थव्यवस्था कैसी है? मुक्त अर्थव्यवस्था है, मुक्त अर्थव्यवस्था। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये आप आगे BA में, MA में, आगे आप और बड़ी बड़ी तैयारियां करते हो वहां तक ये बातें चलने वाली हैं कि जो क्लासिकल्स हमारे अर्थशास्त्री हैं उनका क्या मानना है कि अर्थव्यवस्था कैसी हो? मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। मुक्त अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। तो ये आप लोगों को गांठ बांधनी है, ये बातें याद रखनी है कि सरकारी हस्तक्षेप को नहीं मानते। कौन नहीं मानते? क्लासिकल्स, परंपरावादी। क्लासिकल्स के अनुसार अर्थव्यवस्था मुक्त है, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी चीज क्या मानते हैं कि जो संतुलन होगा वो संतुलन कहां पर होता है? वो संतुलन होता है पूर्ण रोजगार के स्तर पर। कहां पर होगा संतुलन? पूर्ण रोजगार के स्तर पर। तो ये बातें आप लोगों को गांठ बांधनी है। पूर्ण रोजगार के स्तर पर क्या होता है? संतुलन होता है। तो देखिए मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं कि परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? संतुलन कहां होगा? जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे।
और ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर कहां पर होगी? ये वहां पर बराबर होगी जब क्या हो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर। तो ये 2 पॉइंट, 2 निष्कर्ष परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने निकाल रखे हैं। क्या निकाल रखे हैं? सबसे पहला निष्कर्ष कि संतुलन होगा कहां पर? संतुलन वहां होगा जहां एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होंगी, समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी। और ये बराबर कहां पर होंगी? ये बराबर होंगी पूर्ण रोजगार के स्तर पर। तो वहां पर क्या होगा? संतुलन होगा। ये किसका मानना है? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना है। दूसरा, परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या मान कर चले हैं? उनकी ये मान्यता है कि अर्थव्यवस्था कैसी है? मुक्त अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जब अर्थव्यवस्था मुक्त होती है, तो आय, रोजगार और उत्पादन का संतुलन कहां पर होता है? जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बराबर होती है। और ये दोनों बराबर कहां पर होती है? जहां पूर्ण रोजगार होता है। ये मानना किसका है? ये मानना है परंपरावादियों का, क्लासिकल्स का। ये उनकी विचारधारा है। अब उन्होंने जो ये दो निचोड़ निकाले कि भाई संतुलन एडी और एएस के बराबर होगा, और कहां पर बराबर होगा? पूर्ण रोजगार के स्तर पर बराबर होगा। उनके जो ये 2 निष्कर्ष हैं, ये 2 चीजों पर टिके हुए हैं। उन्होंने जो ये निष्कर्ष निकाले हैं, ये निष्कर्ष किन बातों के ऊपर निकाले हैं? सबसे पहली चीज उन्होंने इसके लिए बताई है, ये निष्कर्ष क्यों निकाले हैं? एक तो से का बाजार नियम, से के बाजार नियम के कारण, बाजार नियम के कारण। और दूसरा कारण उन्होंने इसका क्या बताया है? दूसरा कारण बताया है मजदूरी कीमत लोचशीलता। आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। मजदूरी कीमत लोचशीलता। मैं आप लोगों को बता रही हूं परंपरावादी दृष्टिकोण, परंपरावादी विचारधारा। परंपरावादियों की विचारधारा ये थी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहां पर बराबर होंगे, वहां अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। और ये जहां पर भी बराबर होंगे, वहां पर अर्थव्यवस्था के अंदर क्या मिलेगा? पूर्ण रोजगार का स्तर मिलेगा। तो उन्होंने ये जो 2 निष्कर्ष, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 निष्कर्ष क्यों निकाले कि एडी एएस के बराबर होगी और वहां बराबर होगी जहां पूर्ण रोजगार होगा? उनके इस निष्कर्ष के कारण ये 2 थे। पहला कारण से का बाजार नियम, और दूसरा कारण मजदूरी कीमत लोचशीलता। अब ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि से का बाजार नियम क्या है, मजदूरी कीमत लोचशीलता क्या है। इन 2 चीजों के कारण ही परंपरावादियों ने ये निष्कर्ष निकाले। तो से का बाजार नियम क्या है? से कौन है? पूरा नाम है जे.बी. से। ये एक अर्थशास्त्री है, और ये जो अर्थशास्त्री है, ये परंपरावादी अर्थशास्त्री है। जो हमारे कुछ विचारधारा कुछ की अलग थी, कुछ की अलग थी। तो जो परंपरावादी विचारधारा रखते थे, उनमें से ये हमारे एक अर्थशास्त्री हैं जे.बी. से, ये इनका नाम है पूरा। तो इनका बाजार नियम, इन्होंने एक बाजार नियम दिया, और वो बाजार नियम क्या है जिसके कारण उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले? तो से का बाजार नियम क्या कहता है? से का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ये बात उन्होंने कही है। किसने कही है? से ने कही है। आप पढ़ेंगे से का बाजार नियम क्या कहता है। से का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का उत्पादन करती है, स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। ये बात कही है जे.बी. से ने, और इसे जे.बी. से का बाजार नियम कहा गया है। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति नई वस्तुओं का, नई सेवाओं का उत्पादन करना। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि से क्या कहते हैं। से का ये कहना है कि जब भी एक अर्थव्यवस्था में नई वस्तुओं का, नई सेवाओं का उत्पादन होता है, तो जब उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तो लोगों की आय भी बढ़ती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में जब लोग कोई भी उत्पादन का काम करते हैं, तो उस उत्पादन के बराबर ही वो वस्तुओं का, वही वो भूमि का भी प्रयोग करेंगे, वो श्रम का भी प्रयोग करेंगे। तो सारे साधनों का वो प्रयोग करते हैं, और जब साधनों का प्रयोग करते हैं तो उन साधनों को आमदनी, आय दी जाती है। कोई भी उत्पादन का काम जब किया जाता है, यानी कि कोई भी पूर्ति जब की जाती है, तो जितनी पूर्ति की गई, जितनी वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया गया, ठीक उसी के बराबर लोगों को आय भी दी गई। कुछ लोगों को उन्होंने मजदूरी पर लगाया, भूमि को किराए पर लिया, पूंजी लगाई, तो बदले में उनको आमदनी होती है। तो ये से का मानना है कि जब भी वस्तु का उत्पादन होता है, जब भी किसी भी वस्तु की पूर्ति की जाती है, तो उसके बराबर ही लोगों की आय बढ़ती है, और उस बढ़ी हुई आय से वो क्या करती हैं? वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था में
से के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन होता है तो जितना उत्पादन होता है उसी के बराबर आय का सृजन भी होता है, उसी के बराबर लोगों की आय भी बढ़ती है और उस बढ़ी हुई आय से वो क्या खरीदते हैं, वो अपनी जो आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं, वो उसे उपभोग पर खर्च करते हैं। तो उससे क्या हुआ, उसी को से ने क्या कहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, कि जब जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, जब जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति होती है तो उसके साथ साथ लोगों की आय भी बढ़ती है और वो उस बढ़ी हुई आय को किसके ऊपर खर्च करते हैं, उन वस्तुओं को खरीदने के ऊपर। तो इसीलिए क्या कहा है सेवी ने कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। जब पूर्ति हुई, जब उत्पादन हुआ, तब उतनी ही लोगों की आय भी बढ़ी और उस बढ़ी हुई आय से वो उस सामान को खरीदते हैं, उस सामान की बिक्री होती है, उसकी मांग पैदा होती है। तो ये से का मानना था। तो पहला कारण उन्होंने कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगी, वहां संतुलन होगा, उसके पीछे पहला कारण क्या है, से का बाजार में। तो से ये मानता था कि भाई जब भी अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ति होगी तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई आय से वो क्या खरीद करेंगे, वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे। अब ये हम इसकी आलोचना में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हम उस सारी की सारी आय को खर्च तो नहीं करते, कुछ आय का भाग हम बचाते भी हैं। ये जरूरी नहीं कि मान लिया, हम एक उदाहरण देते हैं कि मान लिया कोई जूता फैक्ट्री है, जूता कंपनी है, उसके अंदर जूतों का उत्पादन किया जाता है, तो जूता फैक्ट्री के अंदर लोगों को रोजगार पर लगाया गया, पूंजी लगाई गई, उनकी आमदनी बढ़ी। जितनी मात्रा में जूतों का उत्पादन हुआ उस मात्रा के बराबर ही लोगों की आय भी बढ़ी। लेकिन जितनी उनकी आय बढ़ी है, क्या उस सारी की सारी आय को जूता खरीदने के ऊपर खर्च करेंगे, ये हम आलोचना के अंदर पढ़ते हैं। वैसे ने सिर्फ यहां तक की बात कही है कि जब पूर्ति बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है क्योंकि लोगों की आय बढ़ी है। लेकिन जब इसकी आलोचना की जाती है, जैसे केन्स इसकी आलोचना करेगा, तब वो ये कहेगा कि भाई जब पूर्ति बढ़ती है तो लोगों की आय तो बढ़ती है, लेकिन वो बढ़ी हुई अपनी सारी आय को उन वस्तुओं के ऊपर तो खर्च नहीं करते, उसका कुछ भाग वो बचा कर भी रखते हैं। तो ये आलोचना की बात है। हम यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, परंपरावादियों की। और परंपरावादियों में से ने जो बाजार नियम दिया है वो क्या कहता है कि जब भी एक अर्थव्यवस्था में पूर्ति बढ़ती है तो उसके बराबर लोगों की आय भी बढ़ती है और उसी के बराबर फिर उनकी मांग भी बढ़ती है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। तो एक तो इन दो जो निष्कर्ष निकाले गए उनके पीछे एक कारण ये रहा। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है मजदूरी कीमत लोचशीलता। अब ये मजदूरी कीमत लोचशीलता क्या है, ये भी हमें समझना है। मजदूरी कीमत लोचशीलता, इसे हम देखते हैं ये क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझना है। मजदूरी कीमत लोचशीलता, लोचशीलता क्या होती है? लोचशीलता का अर्थ आप सभी को पता होना चाहिए कि लोचशीलता का मतलब है कि जिसके अंदर परिवर्तन हो सके, जिसके अंदर हम कमी कर सके, वृद्धि कर सके। मजदूरी कीमत को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, लोचशीलता। भाई हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये जो मजदूरी कीमत लोचशीलता है, परंपरावादियों का कहना क्या है कि जो मजदूरी होती है, श्रमिकों की जो मजदूरी होती है वो किस पर निर्भर करती है, मजदूरी की दर निर्भर करती है श्रमिकों की मांग पर या श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति पर। श्रम की पूर्ति, दूसरी चीज क्या है, श्रम की पूर्ति। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि परंपरावादियों की हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल्स की हम बात कर रहे हैं। पहला कारण उन्होंने कहा कि एडी और एएस बराबर होंगे और पूर्ण रोजगार के स्तर पर बराबर होंगे। इसका पहला कारण उन्होंने क्या माना, से का बाजार नियम। दूसरा कारण उन्होंने क्या माना, मजदूरी कीमत लोचशीलता। और मजदूरी कीमत लोचशीलता के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो मजदूरी है, जो मजदूरी की दर है, जो मजदूरों को दी जाती है, ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है श्रम की मांग पर और श्रम की पूर्ति पर। जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होंगी वो मजदूरी निर्धारित की जाएगी। एक मजदूर को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, ये किस पर निर्भर करता है, ये श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति पर। मान लिया श्रम की पूर्ति को हम सप्लाई ऑफ एल इससे नोट करते हैं, सप्लाई ऑफ एल यानी कि लेबर, और श्रम की मांग सप्लाई या इसको हम कैसे निर्भर करेंगे, डीएल, डिमांड ऑफ लेबर। ये है, ये श्रम की मांग है डीएल और ये एसएल श्रम की पूर्ति है। जहां पर ये दोनों बराबर होंगी वहां मजदूरी की दर निर्धारित होगी। अगर मान लिया श्रम की पूर्ति अधिक हो जाए, पूर्ति क्या है, श्रमिकों की अधिक हो गई और मांग कम है, तो आप सोचिए क्या होगा। जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे मजदूर हैं, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ गई और उनकी मांग कोई भी नहीं है, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, मजदूरी की दर गिर जाएगी, कम हो जाएगी,
क्योंकि श्रमिकों की पूर्ति बहुत अधिक है, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे बेरोजगार श्रमिक घूम रहे हैं और मांग उनकी कुछ है ही नहीं, तो श्रमिकों को क्या दी जाएगी, बहुत कम मजदूरी दी जाएगी। लेकिन अगर श्रमिकों की मांग बढ़ जाए, मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पूर्ति कम हो गई, तो क्या होगी, मजदूरी की दरें भी बढ़ जाएगी। तो परंपरावादियों का मानना है कि मजदूरी कीमत लोचशीलता होती है। मजदूरी की दर जो होती है वो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के ऊपर निर्भर करती है। अगर श्रम की पूर्ति अधिक हो गई तो मजदूरी की दर कम हो जाएगी, और अगर श्रम की मांग अधिक हो गई, पूर्ति कम रह गई, तो मजदूरी की दर बढ़ेगी। तो ये निर्भर किस पर करती है, ये निर्भर करती है श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के ऊपर। और मजदूरी निर्धारित कहाँ की जाएगी, वहां पर निर्धारित की जाएगी जहां पर मजदूर श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, वो मजदूरी की दर निर्धारित होगी। तो इन दो कारणों की वजह से क्या कहा है परंपरावादियों ने कि संतुलन कहां पर होगा, संतुलन वहां होगा जहां AS बराबर हो AD की, और ये दोनों बराबर कहां होंगी, ये दोनों बराबर होंगी पूर्ण रोजगार के स्तर पर। तो हमने 4-5 जो है हम निचोड़ निकाल सकते हैं परंपरावादियों का। क्लासिकल्स क्या मानते हैं, क्लासिकल्स मानते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था मुक्त है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा, परंपरावादी ये भी मानते हैं कि पूर्ण रोजगार का की स्थिति क्या है, एक सामान्य स्थिति है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है। और कहां पर बनता है वो, जहां पर AS AD के बराबर होती है। और इन सारे जो परिणाम है, इनके पीछे कारण वो क्या बताते हैं, एक कारण बताते हैं वो से का बाजार नियम लागू होने के कारण, और दूसरा मजदूरी कीमत लोचशीलता पाए जाने के कारण AD AS के बराबर होती है और वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर बराबर होती है। तो ये सारा निचोड़ किसका, परंपरावादियों का। यहाँ पर एक दो प्रश्न, जब मजदूरी कीमत लोचशीलता को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर दो प्रश्न और मिलते हैं, छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के, नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। तो नकद मजदूरी क्या होती है, नकद मजदूरी वो मजदूरी होती है जो मजदूरों को कैश मुद्रा के रूप में दी जाती है। एक मजदूर काम करता है और उसे नकद मुद्रा के रूप में जो पैसे मिलते हैं वो उसकी नकद मजदूरी कहलाएगी। जबकि वास्तविक मजदूरी क्या होती है, वास्तविक मजदूरी होती है कि वो उस नकद मुद्रा से सामान कितना खरीद पाता है। दो प्रश्न में आपको हमने परंपरावादी दृष्टिकोण पूरा पढ़ लिया है। अब इसके अंदर जो मजदूरी कीमत लोचशीलता है, वहां पर दो प्रश्न, नकद मजदूरी जो मुद्रा के रूप में मजदूरों को मिलती है, और वास्तविक मजदूरी उस मुद्रा से वो सामान कितना खरीद पाते हैं, वस्तुएं और सेवाएं कितनी खरीद पाते हैं, वो कहलाएगी वास्तविक मजदूरी। मान लिया एक मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं, तो 500 रुपए क्या है, उसकी नकद मजदूरी। अब उस 500 रुपए से वो सामान कितना खरीद पाता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, वास्तविक मजदूरी। अगर महंगाई बढ़ जाए, कीमतें बढ़ जाए, तो तब भी उसे 500 रुपए ही मिल रहे हैं, तो उसकी वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि पहले भी उसे 500 रुपए मिल रहे थे, अब भी उसे 500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अब कीमतें बढ़ गई, तो अब 500 रुपए से वो पहले की मात्रा में कम सामान खरीद पाएगा, इसलिए वास्तविक मजदूरी कम हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहूंगी कि जो वास्तविक मजदूरी होती है, वास्तविक मजदूरी का जो कीमत स्तर होता है, वास्तविक मजदूरी का कीमत स्तर के साथ यानी कि महंगाई दर के साथ क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब कीमत स्तर बढ़ता है तो वास्तविक मजदूरी घट जाती है, और जब कीमत स्तर महंगाई घटेगी तो वास्तविक मजदूरी बढ़ जाएगी। तो विद्यार्थियों, हमने पूरी परंपरावादी जो विचारधारा थी वो पढ़ ली है। आगे जो हमारा अगला जो दृष्टिकोण होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ, कुछ थोड़ा सा और रह गया। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार संतुलन वहां पर होगा जहां AD AS के बराबर हो, और ये पूर्ण रोजगार के स्तर पर होता है। कारण इसके पीछे ये दो बताए। अब परंपरावादियों के अनुसार AS कर्व कैसा होता है, ये देखते हैं। समग्र पूर्ति कर्व, परंपरावादियों के अनुसार समग्र पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ये है AS। ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया कि परंपरावादी क्या मानकर चलते हैं कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में मान लिया अर्थव्यवस्था के अंदर इतने आदमी हैं, तो उन सब के सब लोगों को काम मिल गया, सब के सब लोगों को काम मिल गया। तो अब हम उत्पादन और बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर श्रमिक थे, जितने भी रोजगार थे, सबको रोजगार मिल गया। अब और रोजगार तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए AS वक्र कैसा होता है, वर्टिकल होता है, OY के समानांतर खड़ा हुआ होता है।
तो परंपरावादियों के अनुसार एएस वक्र इस प्रकार का होता है। ये हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जब पूर्ण रोजगार का स्तर होगा तो केवल क्या बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी। हम उत्पादन को बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि जितने लोग थे सब के सब लोगों को काम मिल गया। अब उत्पादन को कैसे बढ़ाएं? उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो और रोजगार पर लगाना पड़ेगा हमें लोगों को, और बेरोजगार लोग रहे नहीं, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो इसलिए परंपरावादियों के अनुसार एएस वक्र इस प्रकार का होता है। अब परंपरावादियों के अनुसार एडी वक्र कैसा होता है? परंपरावादियों के अनुसार एडी वक्र इस प्रकार का होता है। एडी, ये ओ एक्स, ये ओ वाई। तो यहां पर क्या होती है, कीमत के साथ इसका संबंध होता है। कीमतों के साथ संबंध होने के कारण, क्योंकि हम सभी को पता है कि कीमतों का और क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। हमने जैसे केन्ज के अंदर पढ़ा कि केन्ज का जो दृष्टिकोण था, केन्ज तो क्या मानता था, केन्ज तो आय के साथ संबंध को मानता था। जब आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा तो इनके अंदर तो क्या होता है, इनके अंदर तो सीधा संबंध होता है। लेकिन जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो एएस वक्र को कैसा मानते हैं कि ये वर्टिकल होता है, क्योंकि स्थिति कैसी है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। लेकिन जो एडी वक्र जो है वो एडी वक्र समग्र मांग और कीमत के साथ संबंध होने के कारण, कि भाई कीमतों के अंदर और मांग के अंदर तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं मांग के नियम के अंदर। तो वो परंपरावादियों का जो वक्र है एडी वक्र, डिमांड वक्र, समग्र मांग वक्र, वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। कि भाई ये क्योंकि कीमतों के साथ और समग्र मांग के साथ उल्टा संबंध होता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, जब कीमतें, मान लिया ये कीमत है और ये मांग है, कीमत बढ़ गई ये, तो क्या हो गई, मांग घट गई। तो क्योंकि इनके अंदर उल्टा संबंध होता है इसलिए समग्र मांग वक्र परंपरावादियों के अनुसार इस प्रकार का होता है, पूर्ति वक्र इस प्रकार का होता है। अब संतुलन कहाँ होगा, संतुलन जहां एडी और एस बराबर होंगे। तो हम इन दोनों को इकट्ठा बना देते हैं। ये एडी, ये जो बिंदु है ये इक्विलिब्रियम बिंदु कहलाएगा परंपरावादियों के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर एडी और एएस दोनों बराबर है। तो विद्यार्थियों हमने पूरा पढ़ लिया है परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी कहते क्या है, संतुलन होगा एडी एएस जहां बराबर होगा वहां, और ये बराबर कहां होंगे, ये पूर्ण रोजगार के स्तर पर होंगे। और पूर्ण रोजगार के स्तर पर एएस वक्र इस प्रकार का होता है और एडी वक्र इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर संतुलन होगा। और उनके अनुसार जो इस संतुलन के पीछे कारण क्या है, एक सेका बाजार नियम और दूसरा मजदूरी कीमत लोचशीलता। मैंने आपको सेका बाजार नियम भी विस्तार से बताया, क्या कहता है सेका बाजार नियम, और मैंने आपको ये भी बताया कि मजदूरी कीमत लोचशीलता का क्या अर्थ है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने परंपरावादी विचारधारा कंप्लीट कर ली है और अगली वीडियो में अगली विचारधारा के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।